चुनाव आयोग ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। जानकारी के मुताबिक फाइनल लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम है, जबकि एसआईआर से पहले यानी 24 जून 2025 को कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 89 लाख थी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है CNN न्यूज़ 18 की एडिटर होम अफेयर्स अरुणिमा। बताएं अरुणिमा, क्या खास बातें हैं फाइनल वोटर लिस्ट में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एसआईआर कंप्लीट कर ली है। जो बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था वो पूरा हो गया है और उसको पूरा करने के बाद जो नंबर्स अब इलेक्शन कमीशन ने और सीईओ बिहार ने रिलीज किए हैं, उसके तहत जो नंबर्स पहले 7.89 करोड़ पे थे एसआईआर शुरू होने से पहले, बिहार के वोटर लिस्ट में कुल मिलाकर 7 करोड़ और 89 लाख वोटर्स थे। अब वो नंबर 7 करोड़ और 42 लाख वोटर्स पे आए हैं। तो आप कुल मिला के रिडक्शन देखें, 89 से 42 पर आ गए हैं। तो करीब 47-48 लाख वोटर्स हैं जिनको इनएलिजिबल पाया गया है और अब उनके नाम इंक्लूड नहीं किए जा रहे हैं। इसमें एक क्रूशियल डेटा है जो दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वो है कि 3.66 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन स्टेज पे, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन स्टेज था, तो करीब 4 लाख वोटर्स, 3.66 लाख इनके इनएलिजिबिलिटी पे इलेक्शन कमीशन कन्विंस्ड है और करीब 21-21.5 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनको वापस जोड़ा गया है। सवाल ये है कि ये जो 3.66 लाख वोटर्स हैं जिनको इनएलिजिबल पाया गया, क्या ये घुसपैठिया हैं? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकले। उन्होंने कहा कि खास करके सीमांचल के लोगों को, माइनॉरिटी तबके के लोगों को, मुसलमान तबके के लोगों को जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है पूरे, फ्लड की वजह से या और वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने की साजिश है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी एक्चुअली घुसपैठिया बचाओ यात्रा पे लगे हुए हैं, घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये साफ करता है कि करीब 3.5 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए हैं जो इलीगली बांग्लादेश से, म्यांमार से या नेपाल से भारत में आकर घुसे हैं और वोटर लिस्ट, बिहार के वोटर लिस्ट में घुस गए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से कहती रही है उनके लिए एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट होगा। और अब जब चुनाव मूव करेगा बंगाल में, फिर तमिलनाडु में और पैन इंडिया एसआईआर एक्सरसाइज होगा, तो इस डेटा का बहुत बड़ा महत्व होगा। शुक्रिया अरुणिमा। बढ़ते हैं आगे। जीएसटी की नई दरें लागू हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर अब तक 3500 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं। किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं और कहां से आ रही हैं शिकायतें, बता रहे हैं असीम मनचंदा। मैं इस वक्त नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के अंदर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर लोग लगातार उसकी शिकायतें कर रहे हैं। बात करने के हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष गुप्ता भी हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कितनी शिकायतें आपको मिल रही हैं और आप उसका क्या कर रहे हैं? See, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन is an automated grievance redressal portal that try to resolve consumer grievances at the pre-litigation stage. जीएसटी में जो 22 सितंबर से न्यू दरें लागू हुई हैं, उसकी अभी तक हमारे पास 3500 से ज़्यादा ग्रीवांसेस रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें ग्रीवांसेस भी हैं, क्वेरीज भी हैं, जो हमारे पास अभी भी आ रही हैं। और ये सारी ग्रीवांसेस हमारे पास इंडिया से सारे स्टेट से आ रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ ग्रीवांसेस हमारी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आ रही है। अच्छा, कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर कि जीएसटी कटने का फायदा नहीं मिल रहा है? किसके खिलाफ ये शिकायत है? ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ है, रिटेलर्स के खिलाफ है? देखिए, ये ग्रीवांसेस हैं अभी सारे सेक्टर्स से आ रही है। मेजॉरिटी ऑफ ग्रीवांसेस जो सेक्टर्स हैं वो फूड इंडस्ट्री है, रिटेल आउटलेट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ई कॉमर्स हैं। इन सेक्टर्स से सबसे ज्यादा ग्रीवांसेस हमारे पास आ रहे हैं। तो रोजाना आप, मेरे को लगता है कि 400 से ज्यादा कॉल्स हैंडल कर रहे हैं जीएसटी से रिलेटेड? या जीएसटी से रिलेटेड हमारे पास ऑन एन एवरेज 400 से ऊपर ही ग्रीवांसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ग्रीवांसेस एंड क्वेरीज के रिगार्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं।
तो बहुत सारी शिकायतें यहाँ पर पहुंच रही हैं। अगर आपको भी इस जीएसटी कटने का फायदा नहीं मिल रहा तो आप भी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। खासतौर पे कि ये नंबर आपको दिया गया है, आप इस 1915 नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये 17 लैंग्वेजेस इसके अंदर उपलब्ध है। अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी अपनी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऊपर दर्ज करा सकते हैं। सीबीआईसी इन सारी शिकायतों के ऊपर कार्रवाई भी कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि जितना भी जीएसटी घटा है उसका फायदा उपभोक्ता तक सीधे सीधे पहुंचे। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज, नोएडा। जीएसटी में कटौती को लेकर ई कॉमर्स कंपनियां सरकार के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने को लेकर सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को फटकार लगाई है। 22 सितंबर से पहले और उसके बाद में सरकार लगातार कीमतों की मॉनिटरिंग कर रही है। जहां जानकारी के लिए हमारे साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। बताया आलोक, सरकार क्या एक्शन ले रही है? बिल्कुल, देखिए, जीएसटी कटौती के मुद्दे पर सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में इन पर एक्शन भी हो सकता है। दरअसल जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने को लेकर सरकार लगातार ई कॉमर्स कंपनियों पर निगरानी कर रही है। खास तौर से 54 कैटेगरी के ऐसे आइटम्स हैं जिन पर जीएसटी कटौती के पहले यानी कि 22 सितंबर के पहले और बाद में लगातार जो फील्ड फॉर्मेशन है और सीबीआईसी के अधिकारी है वो नजर रखे हुए हैं और इसकी रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। हो सकता है कि अगर इस रिपोर्ट में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल बड़े पैमाने पर ग्राहकों की भी शिकायत आ रही है कि एफएमसीजी सेक्टर और खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहकों को जीएसटी कटौती का फायदा कई जगह पर नहीं मिल पा रहे हैं। इससे जुड़े कई सारे शिकायतें मिली हैं, उसको लेकर सरकार एनालाइज कर रही है और आने वाले दिनों में और सख्त एक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं बाजार की। सितंबर सीरीज एक्सपायरी पर बाजार में आज दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई और मिड कैप स्मॉल कैप भी सपाट ही बंद हुए। मार्केट का हाल समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। बताएं आशीष। लगातार 8 सेशन से हम देख रहे हैं कि बाजार लाल निशान में क्लोजिंग दे रहा है। हालांकि सेक्टर रोटेशन अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो आज भी मेटल्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली। लेकिन निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी और सेंसेक्स, इन पर नजर डालें तो मोर और लेस यहाँ पर थोड़ा सा दबाव वाला ही सेशन देखने को मिला। समझ लेते कि स्ट्रेंथ निफ्टी में कहां से देखने को मिली। चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर बढ़त के साथ कारोबार रहा। तो इसमें अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक है, अदानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर एक एक्शन देखने को मिला। वहीं बात करें अगर आप निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की तो ट्रेंट है, टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल और आईटीसी, ये स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने निफ्टी को ड्रैग किया नीचे की तरफ। अब ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो पीएसयू बैंक से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आप देखिए इंडियन बैंक है, आईओबी और चांदी की कीमतों में तेज उछाल, तो सीधा असर आपको हिंदुस्तान जिंक में नजर आएगा। एक और पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी जबरदस्त तेजी रही। लेकिन खबरों के बीच बीएसई में एक्शन देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, पतंजलि फूड्स और केपीआईटी टेक एक का 10% तक की गिरावट केपीआईटी टेक में देखने को मिली। तो इंटरेस्टिंग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा, लेकिन इंडेक्स लेवल पर अगर आप देखें तो लगातार गिरावट है। और अब बाजार की नज़र कल आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर है। तो क्या हो सकता है पॉलिसी में? इस बार सीएनबीसी आवाज ने अपनी एमपीसी बिठाई। क्या निकला नतीजा, बता रहे हैं विपिन भट्ट। आवाज एमपीसी ने एक बात तो बहुत क्लियरली बोली कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इस साल की सबसे ज़्यादा टफ शायद मॉनेटरी पॉलिसी होगी, जहां पर आरबीआई को बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे फोर फ्रंट्स हैं इस समय, टैरिफ से लेकर तो इंटरनल इकोनॉमिक्स तक की कहाँ किसे कैसे एडजस्ट करना है शायद एक बड़ा चैलेंज होगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल होता है किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कि क्या इसमें कोई रेट कट आएगा, तो हाँ, हमारे 3 में से 2 इकोनॉमिस्ट, देखिए जयेश मेहता साहब थे, डीके जोशी और डीके पंत साहब थे। मेहता जी और जोशी जी ने कहा कि हाँ, ब्याज दरें घटती हुई नजर आ सकती है। हालांकि पंत साहब इससे सहमत नहीं थे, पूरी तरह से असहमत भी नहीं थे, लेकिन उनका मानना था मे बी मे नॉट बी, लेकिन ये दोनों का कहना था कि ब्याज दरें घटती हुई नजर आएंगी। देन अगला सवाल कितनी, तो मेहता जी और जोशी जी दोनों इस पक्ष में थे कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। पंत साहब, जैसा मैंने कहा, 50-50 थे, तो उन्होंने कहा इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब ये क्यों हो सकता है?
क्योंकि आरबीआई के सामने एक मौका है, आगे कुछ चैलेंजेस उन्हें दिख रहे हैं, ग्रोथ का एक मोमेंटम बन गया है। यहाँ पर जीएसटी रेट कट आया, हमने और भी चीज़ें देखी जो ग्रोथ को पुश करने वाली थी, तो आरबीआई इसमें अपना एक धक्का दे सकता है क्योंकि फोकस आरबीआई का इस वक्त भी ग्रोथ के ऊपर है। इन्फ्लेशन वेल अंडर कंट्रोल है और हमारे तीनों इकोनॉमिस्ट का कहना था कि भले ही आपको लग रहा है कि अभी जीएसटी का इतना रेट कट आया, लोग बहुत खरीदारी कर रहे हैं, बहुत पैसा बाजार में घूमेगा, लेकिन उससे इन्फ्लेशन पर ऐसा खतरा नहीं है कि आरबीआई को चिंता हो जाए कि अभी वो इस बारे में ना सोचे। तो ग्रोथ पर फोकस रहने वाला है। हाँ, कुछ कंसर्न्स हैं आरबीआई के लिए, उसमें से एक है कि ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए क्या वो अपना जीडीपी का ही अनुमान बदल देंगे। मेहता जी ने और जोशी जी ने कहा कि नहीं, वो इंटैक्ट रहने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि पंत साहब का कहना था कि देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे, लेकिन गिरता रुपया एक कंसर्न जरूर है आरबीआई के लिए इस समय, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि उसमें फिलहाल कोई मेजर इंटरवेंशन होता हुआ नजर आए। इसलिए जयेश मेहता और डीके जोशी ने कहा कि रुपए को थामने के लिए फिलहाल कोई अलग से बड़ा कदम अनाउंसमेंट में होता हुआ दिखाई दे, ऐसी उम्मीद नहीं है। लेकिन पंत साहब का मानना था कि आरबीआई की नजर है उस पर और शायद वहां पर कुछ अनाउंसमेंट पॉलिसी लेवल पर होता हुआ नजर आए। तो खैर ये सारे कयास हैं। अब कल गवर्नर साहब के उस भाषण से हमें पता चलेगा कि फाइनली उनके एमपीसी में उन्होंने क्या डिसाइड किया है। और कल से वायदा बाजार में भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कल से मार्केट वाइज पोजीशनल लिमिट यानी MWPL की कैलकुलेशन का नया फॉर्मूला लागू होगा। ये नए नियम क्या हैं और इनका क्या असर होगा, बता रहे हैं यतिन मोहता। देखिए, ये सेबी का डिस्कशन पेपर था काफ़ी समय से, अब ये रूल फाइनली इम्प्लीमेंट होने वाला है और ये बैन को लेके है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में आप देखते थे कि एक तो जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट थी उसके फॉर्मूले को चेंज कर दिया गया है, और जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं जहां यूजुअली बड़ा वॉल्यूम करके स्टॉक को बैन में डालने की कोशिश की जाती थी, अब ये नहीं होगा। इनफैक्ट सेबी की जो स्टडी है वो ये इंडिकेट करती है कि 90% स्टॉक्स जो पिछले 6-12 महीने में बैन में गए हैं अब बैन में नहीं जाएंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है शेयरों की बैन में जाने की वो कहीं ना कहीं कम होती हुई आपको नज़र पड़ेगी। सबसे पहला जो बदलाव किया है, ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाए। अब इसको फ्री फ्लोट और मार्केट कैप के आधार पे और एवरेज डिलीवरी डेली वॉल्यूम के बेसिस पे किया जाएगा। तो जो शेयर का डेली वॉल्यूम है, जो डिलीवरी होता है, उसको और फ्री फ्लोट को मिला के उसको एक वेटेज दे के मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को तय किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्यूचर और ऑप्शन स्ट्राइक की डेल्टा के हिसाब से भी कैलकुलेशन आपको होता हुआ नज़र पड़ेगा। और जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक के ऑप्शंस हैं, इनको वेटेज बहुत ही कम दे दिया जाएगा। इनफैक्ट इनको बहुत सारे केसेस में वेटेज दिया ही नहीं जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ उसको बाय सेल कर देते हैं तो वो एक फैक्टर नहीं रहेगा, जिसके कारण अब स्टॉक बैन में जाने की चेष्टा करेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो यूजुअली मार्केट ऑपरेटर्स और बहुत HNIs इसको मिसयूज़ करते थे, तो ये मिसयूज़ होना अब बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो OI का मौजूदा फॉर्मूला है उसमें भी जो गड़बड़ी है उसकी आशंका थी, जिसके कारण अब जानबूझ के स्टॉक को वायदे के बैन में डाला जाता था। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में भारी वॉल्यूम करके जो है वहाँ पोजीशन बना के स्टॉक को बैन में डाला जाता था। तो अब क्योंकि डिलीवरी बेस्ड वेटेज होगा, स्टॉक की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फ्री फ्लोट के मुताबिक होगी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को वेटेज कम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके चलते अब बैन में जाने के स्टॉक बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपके पास अगर पोजीशन है तो एक्सचेंजेस को भी निर्देश दिया गया है कि वहाँ स्क्वेयरिंग अगर हो तो जो स्क्वेयरिंग है उस पर हेवी पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी अगर वो गलत तरीके से उसमें पोजीशन ली गई है। तो अगर वायदे मार्केट में अगर स्टॉक बैन में जाता है तो दो बातों का ध्यान रखिए, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस अब यूज़ नहीं हो पाएगा बैन में जाने के लिए, और अगर आप स्टॉक बैन में और उसमें आप पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं तो एक्सचेंजेस रेगुलरली उसको मॉनिटर करेंगी और भारी पेनल्टी के साथ आपको एक बड़ा कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा एक्सचेंजेस को। और इस साल सोने में 63%, चांदी में 67% तेजी देखने को मिली है। सोने चांदी में ये रिकॉर्ड तेजी कहीं किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं? इसी पर होगी एक चर्चा आवाज अड्डा में आज शाम 7:57 पर। सोना चांदी तेजी या आंधी? और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
दिल्ली समेत पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है। पंडालों में कहीं पुराने महलों की थीम नजर आ रही है, कहीं पर संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खास जोर है। राजधानी दिल्ली के कुछ प्रमुख पूजा पंडालों का जायजा लिया रोहन सिंह ने। इस वक्त मैं यहाँ पे मेला ग्राउंड पूजा जो पंडाल है यहाँ पे हूँ। सीआर पार्क में 7 कुल मिला के पूजा पंडाल हैं और इस बार 3 ऐसे हैं जो कि अपना 50वां यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये जो पूजा पंडाल आप देख रहे हैं ये खास तौर पे इंस्पायर्ड है ईस्ट मेदिनीपुर के एक महिषादल राजवाड़ी, एक पुराना 16वीं शताब्दी का एक महल हुआ करता है, उसके आर्किटेक्चर से पूरा इंस्पायर किया गया है। लेकिन क्या और खास है ये हम अंदर जाके देखते हैं। मिले सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 50वां साल है इस बार, क्या खास कर रहे हैं मेला ग्राउंड में और इस बार लोगों को क्या खास देखने को मिल रहा है? हमने इस बार कोशिश की है कि अपने पूजा को ट्रेडिशनल येट मॉडर्न पूजा ये पेश करने के लिए आप अगर माता की तरफ जाएंगे तो देखिएगा पूरे पारंपरिक तरीके से माता के भवन को सजाया गया है। इट्स अ ट्रेडिशनल वे। तो 50वां साल है तो बहुत सारी खास चीजें यहाँ पे की गई हैं। सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों का आना अभी से चालू हो चुका है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप द्वारका क्षेत्र में हैं और आधुनिकता के साथ पारंपरिक संस्कृति को भी देखना चाहते हैं, पूजा का आनंद लेना चाहते हैं तो न्यू द्वारका कालीबाड़ी एसोसिएशन के पूजा पंडाल में आप आ सकते हैं। यहाँ खास बात यह है कि संगीत को खास तौर पर प्राथमिकता दी गई है। हर दिन एक कलाकार को बुलाया जाता है जो अपने क्षेत्र में काफी नामी है और यहाँ पे संगीत की लगातार प्रस्तुतियां हो रही हैं। साथ ही जो पूरा यहाँ पे खान पान है, जो प्रसाद है, भोग है, साथ ही जो सजावट है, हर चीज में आपको यहाँ पे बंगाली कल्चर की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है इतनी वॉसिकुलस क्राउड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर दुर्गा पूजा पैंडल्स, है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे जो है आप यू कैन एंजॉय टू द ऑप्टिमल एक्सटेंट एंड आई शुड से। एंड यहाँ पे जो है हर एक दिन जो है इंडिविजुअली अलग अलग सिंगर्स जो है आने परफॉर्म करने यहाँ पे आते हैं। ये जो कल्चर है ये थोड़ा मिक्स कल्चर है। यहाँ पे बंगालीज भी हैं, नॉन बंगालीज भी हैं, तो हमने वो साथ में रखते हुए हमने कुछ बंगाली सॉन्ग्स और कुछ हमारे ये उड़ीसी डांस, भरतनाट्यम, इन सब कल्चर जो हमारा पीछे छूटता चला जा रहा है, इनको उजागर किया है। तो पूरी राजधानी दिल्ली में इस वक्त पूजा का माहौल है, भक्ति का माहौल है। अलग अलग पूजा पंडालों में आपको अलग अलग तरह की संस्कृति की झलक मिलेगी। खान पान का आप आनंद ले सकते हैं, संगीत का आनंद ले सकते हैं। तो आप भी अपने घर से बाहर निकले और पूजा का आनंद ले। शुभ नवरात्रि। रोहन सिंह, दिल्ली। और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं दिल्ली में सीआर पार्क दुर्गा पूजा के अवसर पर। आरती भी की प्रधानमंत्री ने। अष्टमी का दिन है आज, खास दिन दुर्गा पूजा का। प्रधानमंत्री दिल्ली के सीआर पार्क में, जिसे मिनी बंगाल भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा बंगाली वहाँ रहते हैं। और जैसा कि रोहन ने बताया 7 जगह पर सिर्फ सीआर पार्क में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, बिल्कुल बंगाली संस्कृति के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से। और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे हैं। और ये तो सब जानते हैं कि गरबा गुजरात की देन है, लेकिन गुजरात में भी गरबे के कई रंग हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इन्हीं में से एक है महिलाओं के वेश में पुरुषों का गरबा। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के शाहपुर में ये सदू माता का मंदिर है। यहाँ मंदिर के परिसर में पुरुष साड़ी पहनकर गरबा करते हैं। ज्यादातर पुरुष मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ स्त्री वेश धारण करते हैं, लेकिन कुछ पुरुष बिना मन्नत के भी महिलाओं का वेश अपनाते हैं। मेरे इधर से मन्नत ली थी मैंने, 1 साल हो गया मेरा, और सदू माता के अंदर इतना सच है कि मेरे को 1 साल में बच्चा हो गया और मैं हर साल ऐसी बाधा रखूंगा, इतना मेरा वादा है। और मैं बहुत मानता हूँ सदू माता को। मैं राजी खुशी, ये जो हमारी बारोट की परंपरा है पिछले 200 साल से चल रही है, तो हम नहीं टूटने देते, इसलिए मैंने साड़ी पी है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा भी पहनने वाला है और आगे भी पहनेगा। कहते हैं कि 200 साल पहले पेशवा के राज में अहमदाबाद का तत्कालीन राजा सदुबेन बोराट को वश में करना चाहता था और लश्कर लेकर आया था।
सदु माता ने अपने आप को राजा के हवाले करने की बजाय बलिदान दे दिया। सदु माँ की रक्षा न कर पाने के कारण पुरुषों को श्राप मिला। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए तभी से हर नवरात्रि में पुरुष सदु माता जी का स्त्री वेश धारण कर आराधना करते हैं। तो राजा पूरी फौज लेके आया, युद्ध हुआ, कई बारों शहीद हो गए और जो बाहर गांव थे वो बच गए। तो माता जी ने सोचा कि अब मैं जहाँ से करूंगी तो जितने बच्चे हैं वो भी फिनिश हो जाएंगे। तो उन्होंने उनका सर तरफ कट लिया हाथों से। फिर भांजे ने उनको घा मारा, आकाशवाणी हुई, उनकी लड़की थी, लड़की को फेंकी, उनका ढगला हो गया। जो यहाँ डेयरी है अच्छी माँ की डेयरी है, यहाँ पे अच्छी माँ की डेयरी है, तो उनकी वो परंपरा है। बच्चे की मन्नत, शादी की मन्नत और अन्य कोई बाधा दूर करने के लिए लोग सदु माता जी के मंदिर में नवरात्रि की अष्टमी के दिन ये अनोखी परंपरा निभा रहे हैं। श्रद्धा को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सदियों पुरानी ये परंपरा सिर्फ जीवंत ही नहीं है बल्कि लोगों का विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और गुरुवार को पूरे देश में दशहरा मनाया जाएगा। हर जगह रावण दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अहमदाबाद में इस बार रावण दहन खास होने वाला है। दशकों से रावण के पुतले बना रहे मुस्लिम परिवार ने इस बार 80 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया है। क्या कुछ खास है इस पुतले में, बता रहे केतन जोशी। बड़े कद के रावण के पुतले अहमदाबाद में दशकों से बन रहे हैं। आप देखिए कि मेरे पीछे ये रावण का सिर है वो भी 10 फीट से ज्यादा है। फिर ये जब बनेगा तब काफी इसकी हाइट हो जाएगी। रावण काफी अहंकारी था तो उनके 10 मस्तक भी, 5 इस तरफ 5 अभी नीचे पड़े हैं, उसको भी सेट करना है। तो इस बार रावण के पुतले में क्या क्या कुछ खास होने वाले हैं, आइए इनके जो मेकर है उनसे बात करते हैं। बताइए क्या क्या खास रहने वाला है। इस बार ना रावण की पुतले की खासियत को अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। हमने इस बार रावण के आंखों में रोशनी निकलेगी और रावण के मुंह में से रोशनी निकलेगी। रावण का छत्र घूमेगा, उसकी ढाल घूमेगी और रावण की हाइट ना काफी अच्छी की गई है। इस बार ना रावण की हाइट हमने 80 फीट रखी है और हमारे यहाँ ये काम हम 35 वर्षों से करते चले जा रहे हैं, अपने दादा परदादा के ज़माने से। पहले दादाजी ने किया था, अब पिताजी कर रहे हैं, अब फिर चाचा जी भी कर रहे हैं और फिर हम भी उनका साथ देने आ जाते हैं। और हालांकि हम एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं लेकिन फिर भी हम ये काम करते हैं इसलिए क्योंकि इससे ना हमारे हिंदू लोग खुश होते हैं। हिंदुओं का पर्व है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है, इसलिए हम ये काम करते हैं। तो रावण भले ही कितना आधुनिक बन जाए लेकिन आखिरकार उसको भस्मीभूत ही होना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश हो और देश में विकास की ऊर्जा का व्याप हो। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।